हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 8th क्लास की सिविक्स का आज 10th चैप्टर कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसे हिंदी में कानून और सामाजिक न्याय कहा जाता है। ओके, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 सिविक्स। बट ये जो वीडियो है ये लास्ट नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर को कम से कम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बिकॉज द चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड वी नीड टू स्क्रूटनाइज मैनी थिंग्स। और हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए क्या है, कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो हम पहले तो इसका मतलब जानते हैं कि कानून क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, एंड वाई डू वी नीड लॉ एंड वाई देयर इज़ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द सोशल जस्टिस। तो इसके पीछे पहले रीज़न समझिए। सपोज़ कीजिए आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से आपको प्रिवेंट करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। सो वी नीड लॉ सो दैट वी कैन प्रिजर्व आवर फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज जो ये कानून है इट ऑल्सो एक्ट्स एज सेफ गार्ड एंड लॉ ऑलवेज प्रोवाइड यू सेफ्टी। जैसे कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, देन यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ लॉ एंड व्हाट यू कैन डू अहेड, यू कैन नॉक द डोर ऑफ कोर्ट एंड यू कैन सीक जस्टिस। तो इसीलिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको सोसाइटी में ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला जा रहा है, देन कानून आपको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब सोशल जस्टिस का नोशन क्या है, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट नोशन, इट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। ये आपको इक्वालिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है इन सोसाइटी, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ऑल एंड ऑल, लॉ एंड सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड इट इज़ काइंड ऑफ एन अटैम्प्ट टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स। इसीलिए हमें लॉ एंड सोशल जस्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, आई होप आपको चैप्टर का जो नाम है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7 बुक? अब आपको याद है कि हमने स्टोरी ऑफ अ शर्ट के बारे में पढ़ा था क्लास 7 बुक में, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर हम उसे रिमाइंड करेंगे। डू यू रिमेंबर वी रेड अबाउट स्वप्ना, जो कि एक कॉटन ग्रोअर थी। तो स्वप्ना की ये स्टोरी है। स्वप्ना एक कॉटन ग्रोअर थी और वो कॉटन ग्रो करना चाहती थी, बट उसके पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जब कॉटन ग्रो करनी थी उसे तो उसको सीड के लिए पैसा चाहिए था, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा चाहिए था। सिंस शी हैड नो मनी, सो शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम अ ट्रेडर। अब ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडर गेव मनी टू स्वप्ना बट ऑन वन कंडीशन। एक शर्त पर ट्रेडर ने स्वप्ना को पैसे दिए। शर्त क्या थी, दैट स्वप्ना हैज़ टू सेल द प्रोडक्ट टू द ट्रेडर ओनली। दैट मीन्स कि स्वप्ना को कॉटन ग्रो होने के बाद वो प्रोडक्ट ट्रेडर को ही देना पड़ेगा। अब वो एक ग्रिप में, या फिर शी वॉज इन अ बाइंडिंग, क्योंकि अब वो एक ग्रिप में आ गई थी। नाउ शी वॉज नॉट अलाउड टू सेल द प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस, बल्कि उसे वो प्रोडक्ट अब ट्रेडर को ही देना था। अब जैसा कि हमने बात की कि स्वप्ना के पास पैसे नहीं थे, उसे कॉटन ग्रो करने के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो इसीलिए उसने ट्रेडर की बात मान ली। और जब कॉटन ग्रो हो गई तो स्वप्ना ने वो कॉटन ट्रेडर को बेच दी, क्योंकि यहाँ पर वो इस चीज़ के बंधन में थी कि उसे ये कॉटन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को ही बेचनी है। वो मार्केट प्लेस में जाकर इस कॉटन को नहीं बेच सकती थी। ओके, नाउ अब ट्रेडर ने क्या किया, वो कॉटन ले लिया, बट उस कॉटन का प्राइस जो स्वप्ना को दिया, द प्राइस वॉज मच लेस देन द मार्केट प्लेस। अब सपोज़ कीजिए मार्केट प्लेस में, हम सिर्फ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि 300 रुपये का कॉटन का रेट था, बट ट्रेडर ने उसे दिया 150। ठीक है, हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए कि स्वप्ना को कितना घाटा हुआ, 150 रुपये का ही उसे यहाँ पर नुकसान हो गया। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन? एक्चुअली नॉट। वाई? बिकॉज स्वप्ना वॉज पेड लेस अमाउंट देन द मार्केट प्लेस।
अब स्वप्ना की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में हैं, जो प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, बट जब वो ट्रेडर से पैसा लेते हैं तो उस टाइम पर वो एक कंडीशन में बाउंड हो जाते हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर दे विश और एनीवेयर दे वांट टू। तो ऐसे लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि ट्रेडर इन लोगों को मार्केट प्राइस से कम पैसा देता है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। ओके और इन लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, इनके राइट्स इनको देने के लिए सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस चैप्टर स्टोरी ऑफ अ शर्ट वी सो देयर अ चेन ऑफ मार्केट। हमने इस चैप्टर में चेन ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ा था। चेन ऑफ मार्केट में हमने क्या देखा था कि चेन ऑफ मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक स्टेप पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इसीलिए चेन ऑफ मार्केट ऑलवेज लिंक प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन और प्रोड्यूसर ऑफ एनी गुड टू द बायर ऑफ द सेम गुड्स। जैसे कि अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले लोग एक तरफ हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर, एंड जो बायर हैं इनको लिंक करती है। ओके एंड बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। और जो ये चेन ऑफ मार्केट है इसमें हर स्टेप पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, खरीदना और बेचना। तो एक बार चेन ऑफ मार्केट को समझते हैं कि एक्चुअल में चेन ऑफ मार्केट का मतलब क्या है। हम यहाँ पर चेन ऑफ मार्केट को फ्लो ऑफ चार्ट में समझेंगे। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, बट ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, होम और फार्म्स। ओके नाउ अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इफ़ वी रिक्वायर एनी गुड, व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली गो टू द फार्म्स और वी डायरेक्टली गो टू द फैक्ट्री एंड वी बाय द स्टफ अकॉर्डिंग टू अवर नीड। हम उस सामान को खरीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो भी ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटीज़। ये स्मॉल क्वांटिटी में सामान को बेचना पसंद नहीं करते। चूँकि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में अपना सामान नहीं बेचते तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर से लिंक नहीं रखते। ओके बट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में फिर एक लिंक आता है होलसेल ट्रेडर्स का, राइट क्योंकि ये लोग अपना सामान कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बेचते। हम कंज्यूमर्स को तो क्या चाहिए होता है, सामान स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, 1 किलो लगा लो, दाल हो गई, एक शर्ट हो गई। लेकिन ये लोग स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बेचते प्रोड्यूसर सामान को। तो ये क्या करते हैं, ये बल्क में सामान को बेचते हैं। तो बल्क में सामान लेता कौन है, होलसेल ट्रेडर्स। मैं यहाँ पर होलसेल ट्रेडर लिख दूँ, होलसेल ट्रेडर्स। Since producers are not interested in selling us small quantities, so now the wholesale traders do this job. They are the people who come in between the producer and the consumer. Wholesale trader producer and consumer के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। The wholesale traders buy goods in bulk, मतलब ये बहुत भारी भरकम मात्रा में सामान को खरीदते हैं। किन से खरीदते हैं, प्रोड्यूसर से। ओके तो यहाँ पर देखिए इस स्टेप में बाइंग एंड सेलिंग हो गया। होलसेल ट्रेडर ने सामान किससे खरीदा, प्रोड्यूसर से, एंड प्रोड्यूसर ने सामान किसको बेचा, होलसेल ट्रेडर्स को। वंस होलसेल ट्रेडर बाय द स्टफ, जब होलसेल ट्रेडर सामान खरीद लेते हैं, दे सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर्स। अब कौन आते हैं होलसेल ट्रेडर के बाद, रिटेलर्स। तो रिटेलर्स एंड होलसेल ट्रेडर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है एंड रिटेलर्स जो हैं इनसे हम सामान खरीदते हैं, हु फाइनली सेल द थिंग्स और गुड्स टू द कंज्यूमर्स। तो रिटेलर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। मैं यहाँ पर कंज्यूमर लिख देती हूँ। तो देखिए ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सामान को प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी चीज़ नहीं बेचते। इसी वजह से होलसेल ट्रेडर आते हैं। होलसेल ट्रेडर एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। तो होलसेल ट्रेडर सामान बल्क में खरीदते हैं, फिर ये सामान बल्क में खरीदने के बाद रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर से हम फाइनली कंज्यूमर सामान लेते हैं। तो हमने इस चेन ऑफ मार्केट में क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं बीच में, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, प्लस हर एक स्टेप पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन से शर्ट बनी और वो शर्ट किसने खरीदी, बायर ने खरीदी। तो इसीलिए यहाँ पर एक चेन ऑफ मार्केट वर्ड यूज़ किया गया है एंड दैट इज़ वाई द बाइंग एंड सेलिंग
इज़ रिटन ओवर हियर, क्योंकि हर एक स्टेप पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हर एक स्टेप पर जब चेन ऑफ मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड हो जाती है, और जब वो फाइनली हम कंज्यूमर्स के पास आता है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। ओके, मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट की प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। या तो स्मॉल फार्मर्स की बात कर लीजिए जो कॉटन को ग्रो करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वीवर्स की बात कर लीजिए जो फिर इस कॉटन से शर्ट को बनाते हैं, या फिर उन वर्कर्स की बात कर लीजिए जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में काम करते हैं। These people face exploitation but at the same time they also face the unfair situation in the market। मतलब मार्केट में इनके साथ अनफेयर बर्ताव किया जाता है, ढंग से इनको ट्रीट नहीं किया जाता, प्लस दे आर पेड वेरी मच लेस, इनको बहुत कम दाम दिया जाता है किसी भी गुड्स का या किसी भी प्रोडक्शन का। एंड मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द पीपल वेदर एज वर्कर, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। मार्केट में हर एक स्टेप पर एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, चाहे हम वर्कर की बात करें, कंज्यूमर्स की बात करें या फिर प्रोड्यूसर्स की बात करें। वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे वर्कर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको सही दाम नहीं दिया जाता एंड इनके साथ सही बर्ताव नहीं होता है, इनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है जिस इंडस्ट्री में या जिस जगह पर ये काम कर रहे होते हैं, तो इनकी जान को भी खतरा रहता है। तो बहुत तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड कंज्यूमर्स का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स सामान खरीदते हैं वो पुअर क्वालिटी के भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट आर्टिकल्स खरीद लेते हैं, मतलब सामान खरीद लेते हैं, या कुछ सामान हाई प्राइसेस में लोग इनको बेचते हैं, तो कंज्यूमर्स मतलब ऑल एंड ऑल ठगे जाते हैं कई बार, है ना। सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस एंड अप टू द कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन। और हमें नहीं पता होता ये सामान ब्लैक मार्केट से आया है, कहाँ से आया है, तो इस तरीके से अडल्ट्री होती रहती है और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। तो अब जो ये एक्सप्लॉयटेशन लोगों के साथ होता रहता है एंड इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें लॉज की ज़रूरत है। एंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को इन एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हुए हैं। दीज लॉज ट्राई टू एंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट। दैट मीन्स कि जो ये लॉ बनाए हुए हैं सरकार ने, इन कानून के जरिए लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है और एक्सप्लॉयटेशन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो किस किस तरीके के कानून बनाए गए हैं, किस तरीके से लोग इन कानून का सहारा ले सकते हैं, आइए आगे हम इस चैप्टर में जानते हैं। Let us take a common market situation where the law is very much important। आइए अब हम जानेंगे कॉमन मार्केट की सिचुएशन के बारे में जहाँ पर कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड कानून बहुत मायने रखता है इन अ कॉमन मार्केट सिचुएशन। वाई? बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मज़दूरों के साथ होता है। तो इसमें अगर हम मेजर इश्यूज़ की बात करें, द इशू इज़ ऑल अबाउट द वर्कर्स वेजेस, मतलब मज़दूरों के मेहनताना जो है या फिर उनकी जो मज़दूरी है उसका इशू बहुत ज़्यादा होता है। वेजेस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी। वर्कर्स के साथ किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक तो इनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कभी कभी तो इनके पैसे दिए ही नहीं जाते इनको, एंड इनके जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, एंड इनके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता। प्लस प्रॉफिट तो छोड़ो, जो इन्होंने इनपुट लगाया है मज़दूरों ने, वो इनपुट का पैसा भी इन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। तो इस तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लॉ द एक्सप्लॉयटेशन कैन बी मिनिमाइज एट सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक इसे कम किया जा सकता है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज, ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या बिजनेस पर्सनस की बात करें, दे नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। तो मतलब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, अपने मुनाफे से मतलब है, अपनी जेब भरने से मतलब है। इनको ना तो मज़दूरों की सेफ्टी से कोई मतलब होता, ना ही ये लोग वर्कर्स के इनपुट एंड हार्ड वर्क की वैल्यू करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को अपने प्रॉफिट से मतलब होता है।
इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट, ये लोग कभी कभी प्रॉफिट के चक्कर में दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस, कभी कभी ये मजदूरों को उनका हक भी नहीं देते, राइट्स भी प्रोवाइड नहीं करते और उनको वेजेस भी नहीं दिए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में ज़रूर आए होंगे कि ये जो मज़दूर हैं वाई दे आर पेड सो मच लेस, इनको इतना कम पैसा क्यों दिया जाता है। ओके इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड दोज पीपल हु आर सिटिंग एट होम फॉर दीज पीपल्स इनकम, मतलब जो ये मज़दूर हैं इनकी फैमिली या इनके जो बच्चे हैं वो घर में बैठकर इन लोगों की इनकम का वेट करते हैं या इनके इनकम से ही वो अपना पेट भरते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को, मज़दूरों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी ही बहुत है। और अगर एक वर्कर छोड़कर जाएगा काम तो दूसरा वर्कर इनको एक दिन में मिल जाता है, मतलब हाफ डे में ही मिल जाता है, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। ओके क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से इन लोगों को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय दीज ओनर्स, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन और बिजनेस पर्सन्स। अब एक क्वेश्चन ये और अराइज हो जाता है कि अगर इन वर्कर्स के साथ इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है और इनको इतना कम मेहनताना दिया जाता है, प्लस इनके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता, देन व्हाई दे डोंट रेज देयर ओन वॉइसेस, ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉइटेशन। द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि इनके पास अवेयरनेस ही नहीं होती है। सपोज़ कीजिए कि एक कानून बना दिया, फिर उसे पास भी कर दिया और फिर इसी कानून को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन जब तक इस कानून की अवेयरनेस उन लोगों के पास नहीं होगी जिनके लिए वो कानून बनाया गया है या जिन लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तो फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं होता। तो अवेयरनेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिमिलरली टू एंश्योर that workers are not underpaid or fairly paid, there is a law on minimum wages। अब एक लॉ जो है वो बनाया गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को अंडरलाइन किया गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर 350 रुपीज़ ले लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम ये कि गवर्नमेंट ने इतना वेज अंडरलाइन किया फॉर द वर्कर्स कि इतना मिनिमम वेज इन वर्कर को मिलना चाहिए। तो अब एम्प्लॉयर्स इनको अंडरपेड नहीं कर सकते, मतलब इन वर्कर्स को अब इससे कम दाम नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लाया गया। अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज अमाउंट दैट हैज़ बीन अंडरलाइंड बाय गवर्नमेंट। तो कोई भी एम्प्लॉयर इस मिनिमम वेज से कम पैसा इन वर्कर को नहीं देगा। और अगर कोई एम्प्लॉयर इन मज़दूरों को मिनिमम वेज से भी कम पैसा देने की कोशिश करेगा तो उसे इलीगल माना जाएगा। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स, और कुछ एक साल के बाद इस मिनिमम वेज को बढ़ा दिया जाता है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। Now these minimum wages are set up according to the working hours of the laborers and according to the skilled and unskilled laborers, as with the low minimum wages which is meant to protect workers। जैसे हमने ये कानून देखा मिनिमम वेज वाला, न्यूनतम वेतन वाला, ये इसीलिए प्रोवाइड किया गया था ताकि मजदूरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सो इन अ सिमिलर वे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे कानून पास किए गए जिसमें प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा की गई या इनकी रक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल देख सकते हैं, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो इनमें से किसी के साथ भी किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस तरीके से कुछ कानून प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ कानून पास किए गए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड जब मिनिमम वेजेस एक्ट को बनाया गया तो इसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों ही लेबर का ध्यान रखा गया। लेकिन जो ये न्यूनतम वेतन है ये कैसे डिसाइड किया गया? इसको डिसाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड्स, कि जो इन लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखा गया कि एटलीस्ट ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। यूपीएससी वाले बच्चे इसके साथ मनरेगा एक्ट को भी ज़रूर पढ़ना। ओके इससे क्या होगा कि आपको एक तो इस टॉपिक में एक अलग से फैक्ट मिल जाएगा बताने के लिए, आपकी मेन राइटिंग में काम आएगा, प्लस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम्स। जैसे ही पावर लूम्स का रेवोल्यूशन हुआ, इस वजह से हुआ ये
कि जो मैनुअल वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो पावर लूम्स है ये बिजली के द्वारा चलाया जाता है और ये एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें कॉटन थ्रेड रखकर क्लॉथ बनाया जाता है। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए स्किल्ड लेबरर की ज़रूरत होती थी। तो जो लेबरर मैनुअल वर्क किया करते थे, मैनुअल वीविंग किया करते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि उन्हें मशीन नहीं चलानी आती थी। दे डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। तो इस वजह से काफ़ी सारी टेक्सटाइल कंपनी और इसमें जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए एंड टेक्सटाइल कंपनी शट डाउन हो गई थी 1980s एंड 1990s के टाइम पर। पावर लूम एक छोटी सी यूनिट होती है जिसमें 4 to 6 लूम्स रखे जाते हैं एंड यहाँ पर ओनर खुद भी काम करता है या कुछ हायर्ड लेबरर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर के होते हैं, और फैमिली लेबर भी होते हैं, मतलब इनके खुद के परिवार के लोग भी इसमें काम करते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट द कंडीशन ऑफ द वर्क इन पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। ये हम सब जानते हैं, सिंस ये पावर लूम बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ जहाँ पर बिजली का काम किया जाता है तो यहाँ पर वर्क सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता और जो वर्कर्स हैं इनको बेसिक फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की जाती, इनकी जान को भी खतरा रहता है। तो इस वजह से इसलिए यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है वो ख़राब होती है। तो जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो मैनुअल वर्कर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, प्लस इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर पावर लूम्स में चीप लेबर मिल जाते हैं, मतलब बहुत कम वेतन पर लोग मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो वेतन था वो रिड्यूस हो गया लोगों का। एंड टेक्सटाइल मिल इसलिए भी क्लोज हो गई थी बिकॉज ऑफ द चीप एंड द लार्ज प्रोडक्शन रेट ऑफ स्मॉल पावर लूम्स। मतलब स्मॉल पावर लूम से भी काफ़ी लार्ज प्रोडक्शन हो जाता था एंड चीप लेबर पर हो जाता था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टेबल 1, यहाँ पर सबसे पहले हम लॉ के बारे में जानेंगे, कानून के बारे में समझेंगे। वाई इज़ इट नेसेसरी, फिर हम ये जानेंगे कि जो ये कानून है जो यहाँ बनाया गया है ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इसे बनाया गया है। फिर यहाँ पर हम समझेंगे हुज़ इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, कि ये कानून किसके हित में है, किसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। दिस एक्ट स्पेसिफाइज दैट वेजेस शुड बी नॉट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम। मिनिमम वेजेस एक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी मालिक मिनिमम वेज से कम अमाउंट किसी भी मजदूर को नहीं देगा। ओके, जो मिनिमम अमाउंट या जो मिनिमम वेज हमारी गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया है उतना ही पे करना पड़ेगा हर एक मज़दूर को। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो इसका जब आप सेंसस देखेंगे कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का कितना पर डे कितना इनको पे किया जाता है, तो अनस्किल्ड का 276 रुपये है, तो 276 रुपीज़ गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया है। ओके, तो यहाँ पर इस एक्ट में ये कहा गया, ये स्पेसिफाई किया गया कि कोई भी मालिक अनस्किल्ड लेबर को 276 रुपये से कम अमाउंट पे नहीं करेगा, और अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करने की कोशिश करेगा और इस एक्ट को एक्सप्लॉइट करेगा तो उसे इलीगल माना जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने बात की कि 276 अनस्किल्ड लेबर को दिए जाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट को ना ध्यान में रखकर ऐसे दिए जाते हैं कि अनस्किल्ड जोन 1, अनस्किल्ड जोन 2 और सेमी स्किल्ड होते हैं, फिर स्किल्ड होते हैं। तो ऐसे अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अलग अलग मिनिमम वेज को फिक्स किया गया है। तो सभी की 276 नहीं है। ओके, तो 276 सभी लोगों की फिक्स इसलिए नहीं है बिकॉज मिनिमम वेजेस एक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स ऑफ द लेबर एंड अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द लेबर। ओके, अब ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज मैनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि बहुत सारे मज़दूरों को उनके मालिक ढंग से पैसा नहीं देते, सही मजदूरी नहीं देते, इनसे बहुत ज़्यादा काम करा लेते हैं और उस काम के अकॉर्डिंग इन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता, बिकॉज दे बैडली नीड वर्क। अब यहाँ पर ये रीज़न बताया गया है कि इन लोगों के साथ इतना शोषण क्यों होता है, क्यों इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है, इन्हें कम पैसा क्यों दिया जाता है, बिकॉज इनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और काम की ज़रूरत क्यों होती है? एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर ये लोग काम छोड़ेंगे तो दूसरा वर्कर बहुत जल्दी मिल जाता है इन मालिकों को, तो इन वर्कर्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इन्हें अपने घर में बेसिक रिक्वायरमेंट देनी होती है, अपने परिवार वालों को बेसिक फैसिलिटीज़ देनी होती है, सॉरी। एंड इस नीड की वजह से कि जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी वजह से इन्हें पैसा चाहिए और पैसे के लिए इन्हें काम चाहिए, तो इस वजह से इन लोगों को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग,
ना ही ये बार्गेनिंग कर सकते हैं, ना ही कोई सौदेबाजी कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया कि एक तो इनके बीच में अवेयरनेस नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता इनके राइट्स क्या हैं। सेकंड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड, कंपटीशन होने की वजह से लोग सस्ते से सस्ते वेजेस पर भी काम कर लेते हैं एंड आर पेड वेरी लो वेजेस, और ये लोग बहुत ही कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, ये कानून किसके हित में बनाए गए हैं? फॉर फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, एंड जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस, इस लॉ में ये भी स्पेसिफाई किया गया कि जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी मेजर्स का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए एंड उनकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए, जैसे कि अलार्म सिस्टम लगाया जाए, इमरजेंसी एग्ज़िट लगाए जाएं एंड मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर फंक्शन करे, मतलब ढंग से काम करे। तो अलार्म सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर कोई डेंजरस सिचुएशन होने वाली है या फैक्ट्री में आग लगने वाली है या कोई गैस लीक होने वाली है, तो पहले ही अलार्म सिस्टम लगा दिया जाए ताकि जो वर्कर्स है वो कॉशियस रहें, और जब उनको ये अलार्म सुनने को मिलेगा वो फटाफट से इमरजेंसी एग्ज़िट से एस्केप कर पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। इस लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक है, वो अपने मज़दूरों की सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते थे। और ये लॉ किसके हित में है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो फार्म लेबरर हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं, फैक्ट्री लेबरर हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इन सब के हित के लिए इस एक्ट को लाया गया और इस प्रॉपर चीज़ को स्पेसिफाई किया गया इस एक्ट में, ताकि इन लोगों की सुरक्षा हो सके। Law requiring that the quality of goods meet certain prescribed standards, देखिए ये prescribed standard क्या है? मतलब हर एक सामान के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामान हो, कोई अपरेटस हो, फूड हो, मेडिसिन हो, तो हर एक सामान के लिए एक स्टैंडर्ड या फिर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है। तो जब भी वो सामान तैयार किया जाता है, वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर सामान तैयार किया जाता है ताकि हर एक सामान की या हर एक गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो इसमें जो प्रेस्क्राइब्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तैयार करना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ें बिजली से चलती हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए ताकि अगर कंज्यूमर उसको ख़रीदे और उसको यूज़ करे तो कंज्यूमर्स को करंट ना लगे, तो मतलब कुछ ऐसा रेजिस्टेंस उसके अंदर डालना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो लॉ है ना, ये लॉ कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें हम फूड का और मेडिसिन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम फूड की बात करें तो होटल्स की बात करो या ढाबाज की बात करो, तो कहीं ऐसी जगह की बात करें कि जहाँ पर लोग बाहर आके खाना खाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, तो उस खाने में अडल्ट्री ना हो। ओके। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन भी एकदम ओरिजिनल हो, कोई फेक चीज़ प्रोवाइड ना की जाए लोगों को। तो कहने का डायरेक्ट मीनिंग यही है कि कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर्स की जान को खतरा ना हो किसी भी तरीके का। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं और हर एक सामान में ये प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए। मीट मतलब मिलते होने चाहिए। ओके। कंज्यूमर्स माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फूड एंड मेडिसिन। अगर ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे और किसी भी सामान की गुणवत्ता या क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उससे कंज्यूमर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। ओके। तो इसीलिए ये जो कानून है ये बनाए गए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, कॉमन पीपल की सेफ्टी के लिए बेसिकली। लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स को क्या हो गए? जैसे कि जो बेसिक सामान है जो डे टू डे लाइफ में काम आता है, ऐसे सामान का जितना भी दाम होना चाहिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इतना ज़्यादा दाम नहीं होना चाहिए कि उसे पुअर पीपल अफोर्ड ही ना कर पाएँ। ओके। तो जैसे कि बेसिक नेसेसिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शुगर, कैरोसिन, फूड ग्रेन्स, है ना। तो ये कानून गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया और इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी रक्षा के लिए बनाया गया कि ये अपनी बेसिक नेसेसिटी का सामान कम दामों में खरीद पाएँ। अगर चीज़ें महंगी होंगी तो ये डेप्राइव्ड हो जाएंगे उन चीज़ों से या उन बेसिक नेसेसिटीज़ से।
लॉ रिक्वायरिंग दैट द फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर। देखिए पहले क्या होता था कि जब तक कानून नहीं बना था ना रिगार्डिंग एनवायरनमेंट वाटर, तो क्या होता था कि लोग बहुत पॉल्यूट करते थे पानी को, एनवायरनमेंट को। लेकिन जब कानून बना तो ये साफ साफ कहा गया कि किसी भी फैक्ट्री को या कोई भी बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियल पर्सन, वो अपनी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाएगा, ना तो हवा में ना ही पानी में। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस, और ऐसे कानून भी बनाए गए जिससे बाल मजदूरी को रोका गया, बच्चों की मजदूरी को रोका गया। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन आगे। ओके। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन एंड एसोसिएशन, ऐसे कानून जहाँ पर मज़दूर जो हैं उनका यूनियन, उनकी पूरी संगठन या एसोसिएशन बनाने के लिए कानून तैयार किए गए। बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू यूनियंस, वर्कर्स कैन यूज़ देयर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि ये जो कानून है ये बनाया गया ताकि जो मज़दूर हैं वो एक स्ट्रेंथ में काम कर पाएँ और एक साथ मिलकर काम करें, और अगर उनके साथ कभी कुछ गलत होता है तो वो साथ में मिलकर आवाज़ उठा पाएँ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी तैयार किया गया है ताकि इन लोगों में, जो मज़दूर हैं, इनके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कानून बना देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए उस कानून की। अगर लोगों को ही नहीं पता होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, वो कानून का सपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं, तो ऐसे कानून सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो कानून बनाए गए हैं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए एंड एनफोर्स किया जाए। तो एनफोर्समेंट इज़ मस्ट। और एनफोर्समेंट, किसी भी कानून का एनफोर्समेंट मतलब इसे लागू किया जाना तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब ऐसे कानून बनाए गए हों जहाँ पर वीक लोगों की रक्षा की जाए फ्रॉम द पावरफुल पीपल। So that means enforcement become very important when the law seeks to protect the weakest from the strongest। अगर हम ऐसे कानून की बात करें जहाँ पर पावरफुल लोगों से वीकेस्ट सेक्शन को बचाया जाए, इनकी रक्षा की जाए, तो उस टाइम पर कानून को लागू करना, एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और इनके पास बस एक ही सहारा होता है जस्टिस लेने का, वो है कानून। तो ये कानून का सपोर्ट लेते हैं वीकेस्ट लोग, और ये कानून का सपोर्ट लेके जस्टिस पाते हैं। तो इस वजह से ऐसे कानून को एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर कमज़ोर लोगों की बात आए या फिर पुअर पीपल की बात आए। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को ये रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए कि हर एक मज़दूर को फेयर वेजेस मिल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर वेतन दिया जा रहा है, और मज़दूरों ने जितने घंटे काम किया उस घंटे के हिसाब से उन्हें फेयर पे किया जा रहा है, फेयर अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है। तो इस चीज़ को एंश्योर करना चाहिए बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे एंश्योर करेगी? रेगुलरली इंस्पेक्ट करके, मतलब साइट्स पर जाकर रेगुलरली इंस्पेक्ट करके, प्रॉपर निरीक्षण करके ये देखना चाहिए कि क्या ये कानून सही ढंग से फॉलो किए जा रहे हैं बाय द एम्प्लॉयर्स, और क्या जो ये एम्प्लॉयर्स है, जो ये मालिक है, ये मज़दूरों को प्रॉपर पे कर रहे हैं। एंड अगर कोई इस लॉ को वॉयलेट करने की कोशिश करता है या मिनिमम वेजेस एक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे इलीगल भी माना जाएगा और ऐसे एम्प्लॉयर को पनिश भी किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा और रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो ये मज़दूर हैं इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना। When workers are poor, powerless, the fear of losing future earning, facing reprisal का मतलब होता है retaliation, often forces them to accept low wages। ये जो मज़दूर हैं ये गरीब होते हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं होती, और ये इस डर की वजह से भी कम वेतन पर काम करते हैं कि इनकी जो फ्यूचर अर्निंग है वो ख़त्म ना हो जाए, वो इनसे ना छीन ली जाए। तो ये आमदनी गंवाने के डर से भी कम वेतन पर काम करते हैं। प्लस ये इस चीज़ से भी डरते हैं, दे डोंट वांट टू फेस एनी रिटेलिएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ये बदले की कार्यवाही से भी बहुत डरते हैं, ये नहीं चाहते कि जो एम्प्लॉयर है वो इनका किसी भी तरीके से नुकसान करें। तो इस वजह से भी ये लोग
लो वेजेस पर काम करने लग जाते हैं। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेरी वेल, और ये चीज़ मालिक को बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग जो मज़दूर हैं ये इनसे डरते हैं। तो इसी वजह से ये एम्प्लॉयर्स अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी पावर के ज़रिए इन लोगों से बहुत कम वेतन पर काम कराते हैं और खुद की जेब भरते हैं, और इन लोगों से बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम कराया जाता है और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो इन सच केसेस, ऐसी सूरत में, ऐसे केसेस में इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत ज़रूरी है दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड, कि कानून को अच्छी तरीके से लागू किया जाए और लागू करने के बाद प्रॉपर उसका रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। थ्रू मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, जो ये कानून है इनको बनाने के लिए, इनको एनफोर्स करने के लिए, एंड अपहोल्ड दैट मीन्स इन्हें कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए, सामाजिक न्याय प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज़ को कंट्रोल करता है ताकि सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जा सके और उसमें जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मतलब आदमी एंड औरत के काम में फ़र्क ना किया जाए, और अगर सपोज़ कीजिए जैसे कि एक काम है, कोई मज़दूरी वाला काम है, उसमें आदमी भी है औरत भी है, तो क्या होता है कि कई जगह पर औरत को कम मेहनताना दिया जाता है, आदमी को ज़्यादा दिया जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 39 में इसको रोका गया कि समान कार्य के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आदमी औरत दोनों को ही सेम रूप से पैसा दिया जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्कर मेल है या फीमेल है, दोनों को ही समान रूप से काम भी दिया जाएगा और समान रूप से उन्हें पे भी किया जाएगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट इनकी एक्टिविटीज़ को, मतलब प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकती है ताकि सोशल जस्टिस को प्रिवेलेंट किया जा सके। और बहुत सारे जो ये लॉज हैं इनका जन्म हुआ है फंडामेंटल राइट से, मतलब फंडामेंटल राइट्स पर ये आधारित हैं। और ये फंडामेंटल राइट कौन गारंटी करता है? इट इज़ गारंटीड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि हम आर्टिकल 21 में बहुत सारे फंडामेंटल राइट देख सकते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी लाइफ। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 में जोड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है जो ये कानून बनाए गए हैं ये ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स पर आधारित हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक अधिकार दिया गया है लोगों को अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण से मुक्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में निर्धारित किया गया है। तो जो ये अधिकार है इट स्पेसिफाइज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस, मतलब जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने गाइडलाइन किए हैं उससे कम वेतन के लिए किसी भी मजदूर को फोर्स नहीं किया जाएगा। एंड अंडर बॉन्डेज, मतलब बंधुआ मजदूर भी किसी को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मालिक इन लॉज को वायलेट करने की कोशिश करेगा तो उस पर फाइन भी चार्ज किया जाएगा और उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। या फिर अगर किसी वर्कर से, किसी मज़दूर से काम ज़्यादा कराया जाए मालिक के द्वारा, या फिर कुछ ज़्यादा घंटे के लिए काम कराया जाए, लॉन्ग आवर्स के लिए काम कराया जाए, और फिर उसे मेहनताना बहुत कम दिया जाए उस काम के हिसाब से, तो ऐसे में उस एम्प्लॉयर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सिमिलरली एक कानून बच्चों के लिए तैयार किया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चिल्ड्रन below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. दैट मीन्स कि संविधान के द्वारा ये चीज़ भी ले डाउन की गई है कि 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन का राइट है। इन बच्चों को ना तो किसी फैक्ट्री में, ना किसी माइंस में, या फिर किसी हैज़ार्डस वर्क में लगाया जाएगा, मतलब इनको किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। हैज़ार्डस का मतलब होता है जहाँ पर जो ऐसे कारखाने या ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर इनकी जान को खतरा होता है। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन की गई, लेकिन
यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है, क्या इस कानून को सही ढंग से एनफोर्स किया गया है। एक्चुअली नहीं। और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हम लोग भी इनडायरेक्टली इस कानून को वॉयलेट करते हैं। किस तरीके से वॉयलेट करते हैं, आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। आप यहाँ पर इस लड़की को देख सकते हैं, शी इज़ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स और इसे यहाँ पर काम कराया जा रहा है। ऐसे ही आपने होटल्स में, ढाबाज में बच्चों को देखा होगा जो 14 ईयर से कम उम्र के होते हैं, उनसे टेबल साफ़ कराई जाती है, उनसे खाना जो है मंगवाया जाता है, केटरिंग का काम उनसे करवाया जाता है और तरह तरह के काम उन लोगों से करवाए जाते हैं जो 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक है, जो इनको रखते हैं काम पर, वो तो डायरेक्ट इस कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन हम लोग किस तरीके से इनडायरेक्टली इस कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हम जब होटल या ढाबा पर खाना खाते हैं, हम इन बच्चों को बुलाते हैं, इनसे टेबल साफ़ करवाते हैं, इनसे खाना मंगवाते हैं, तो हम भी तो इस पर्टिकुलर लॉ का वॉयलेशन कर रहे हैं। जबकि इन बच्चों के पास राइट टू एजुकेशन है, दे हैव द राइट टू गेट एजुकेटेड, और इन बच्चों के साथ तरह तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जैसे कि फ़िज़िकल एक्सप्लॉइटेशन होता है, इनसे भीख मंगवाई जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों को किराए पर उठाया जाता है, गरीब लोगों के बच्चों को उनसे भीख मंगवाई जाती है, डोमेस्टिक काम करवाया जाता है इन बच्चों से, लेबर एक्सप्लॉइटेशन होता है इनका। तो बहुत सारे तरीक़ों से इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। अब बॉक्स में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। अगर हम 2011 का सेंसस उठाकर देखें, जो आंकड़े बहुत ऑथेंटिक होते हैं, तो इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि चाइल्ड लेबर में अभी भी 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं। और जो ये 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं, ये 5 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, मतलब ये 5 to 14 एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये बच्चे वेरियस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, और जो ये अलग अलग काम करते हैं, इसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जो बहुत हैज़ार्डस हैं, जिससे इनको चोट लग सकती है, इनकी जान जा सकती है। जैसे कि क्रैकर्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब जो पटाखे हैं उनको बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, पटाखे कभी भी बर्स्ट आउट हो सकते हैं, आग लग सकती है उनमें, तो इन बच्चों की या तो जान जा सकती है या इनको चोट लग सकती है। तो आज भी ये बच्चे काम कर रहे हैं, और वो काम है हैज़ार्डस, काफ़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस को 2001 के सेंसस से अगर हम कंपेयर करके देखें, तो हमें ये पता चलता है कि 2001 में लगभग 2001 में, एक सेकेंड, ओहो ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ 2001 में लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो थे वो चाइल्ड लेबर में इंक्लूडेड थे। तो देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा चाइल्ड लेबर उस टाइम पर था 2001 में। हालांकि फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया और साल बदलते गए, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी अपने इन लॉज़ को अच्छे तरीके से एनफोर्स करने की कोशिश की, इनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया। तो 2011 में चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 12 मिलियन से वो 4 मिलियन पर आ गया। मतलब अब चाइल्ड लेबर की जो संख्या है वो घट चुकी है, लेकिन इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना अभी भी बाकी है। 2016 में पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को अमेंड किया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हुआ ये था कि इससे पहले जो ये एक्ट था ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको वोयलेट किया जा रहा था, क्योंकि इस एक्ट में ये लिखा गया था कि इन बच्चों से हैज़ार्डस फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा, या किसी भी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम नहीं कराया जाएगा जहाँ पर इन बच्चों की जान को खतरा हो। तो अब लोगों ने इस लॉ को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि ठीक है, चलो माना हम इस कानून का पालन करते हैं, हम बच्चों को ऐसी जगहों पर काम पर नहीं लगाएंगे जहाँ पर इनकी जान को खतरा होगा, लेकिन ऐसी जगह पर तो लगा सकते हैं जहाँ पर इनकी जान को खतरा ना हो, जैसे कि ढाबा, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, होटल्स में, तो एंड डोमेस्टिक वर्क के लिए भी। तो इस तरीके से इन बच्चों को अब एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। मतलब अगर हैज़ार्डस वर्क इनको नहीं दिया जाता था, तो अब दूसरे तरीके से इनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा और इस लॉ को वोयलेट किया जाने लगा। और इन बच्चों का जो राइट है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, वो भी इनसे छीना जाने लगा। तो इस वजह से दोबारा से 2016 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और बैन किया गया कि जो बच्चे 14 साल से उम्र के हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा, ना तो किसी ढाबा में, ना रेस्टोरेंट्स में, ना किसी टी शॉप पे।
एंड जो एडोलेसेंस है, जो 14 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, उन्हें किसी हजार्डस फैक्ट्री या ऑक्यूपेशन में काम पर नहीं लगाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, कोई एम्प्लॉयर इनको फोर्सफुली किसी काम में लगाने की कोशिश करेगा इन बच्चों को, तो इसे एक पनिशेबल क्राइम माना जाएगा और उस इंसान को 3 महीने से लेकर लगभग 3 महीने की या फिर 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। एंड साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा कहीं पर डोमेस्टिक वर्कर का या ढाबाज में या रेस्टोरेंट्स में या टी शॉप पर काम कर रहा है तो उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, दोज हु आर वर्किंग एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा कि कुछ ऐसे प्लान बनाए जाएं जिससे इन बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जाए जो बच्चे डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्लान तैयार किए गए और इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया एंड रिहेबिलिटेट किया गया। और अगर हम 3 स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, दे हैव पब्लिश्ड दीज प्लान्स वेरी वेल। लेकिन अभी भी आज के टाइम पर भी 74% ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर का काम कर रहे हैं और जिनकी एज है 16 साल से कम उम्र के वो बच्चे हैं। ओके, ये हमने बात कर ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि कुछ ऐसे प्लान तैयार किए जाएं ताकि इन बच्चों को रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट किया जाए। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया और साइट का नाम है पेंसिल, स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। और आप ये इसकी साइट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल क्यों तैयार किया गया? ताकि आप लोग इस पर शिकायत दर्ज कर सकें। अगर आपको कहीं पर लग रहा है किसी बच्चे के साथ किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है या किसी हैजार्डस फैक्ट्री में उससे फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, तो आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग का शिकायत दर्ज यहाँ पर कर सकते हैं कि बच्चे को कहीं से उठाकर बेचा जा रहा है, ऐसा काम भी बहुत होता है। एंड ये जो पोर्टल है इसलिए भी तैयार किया गया है, जो ये प्रोजेक्ट है ना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो बच्चों के हित के लिए लाया गया, इसको ढंग से इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए भी ये पोर्टल बहुत मददगार साबित हुआ है। तो अगर आपको कहीं पर लगता है कि बच्चे के साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नॉट ओनली इन बाल मजदूरी और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पर उनको रखा जाता है, बल्कि अगर आपको लगे कि कहीं पर बच्चों के साथ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट डीएम में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके आंसर आपको पता है मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार अपने रिव्यूज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द यूज़र नेम इज़ प्रियंका गौर 8। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।